अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और एम कैट रिव्यू बायोलॉजी के अंदर अब हम जिस चैप्टर का रिव्यू करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है। चूँकि मैं ये कंप्लीट करवा चुका हूँ तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एम कैट के हवाले से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्विकली जो है चूँकि बड़ा चैप्टर है, जिस तरह फर्स्ट चैप्टर की 3 वीडियोज़ थी, शायद इसकी भी तकरीबन 2 या 3 वीडियोज़ जो हैं वो उसके अंदर ये कम्प्लीट होगा बिकॉज़ रिव्यू जो है इसका थोड़ा सा लंबा होगा ना। ये सबसे पहला पेज है हमारे पास। इसके अंदर जो काम की थोड़ी सी बात है वो ये है कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम सपोर्ट एंड मूवमेंट है। तो मूवमेंट क्यों शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसका रीज़न ये है कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन करके हम कहते हैं, तो वो इरिटेबल होता है। क्योंकि जाहिर है सपोज़ कर लें आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और मैं जिस कमरे के अंदर बैठा हूँ, सपोज़ कर लें कि यहाँ का पंखा बंद हो जाए। अब अगर ये चीज़ मुझे इरिटेट नहीं करेगी तो मैं कभी भी ना मूवमेंट शो करूँगा ना मैं लोकोमोशन शो करूँगा, बिकॉज मैं यहाँ कंफर्टेबल होऊंगा। हम मूवमेंट शो ही इसलिए करते हैं या हम लोकोमोट इसीलिए करते हैं बिकॉज वी आर अनकंफर्टेबल। तो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है, ये चूँकि इरिटेबल होता है, इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो इसको परेशानी होने लगती है और ये चाहता है कि दोबारा से उसी सिचुएशन के अंदर आए जिसमें ये मौजूद था। तो दैट इज़ वाई ये उसको कम करने के लिए, चेंज को मिनिमाइज़ करने के लिए ये कुछ ना कुछ एक्शंस शो करते हैं और उन एक्शंस को हम मूवमेंट का नाम देते हैं। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि मूवमेंट और लोकोमोशन के अंदर फ़र्क होता है और कौन मूवमेंट करता है और कौन लोकोमोट करता है। लोकोमोशन जो है उसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पूरी की पूरी बॉडी का मूव करके जाना। ये प्रॉपर्टी मेनली एनिमल्स की होती है। एनिमल्स लोकोमोट करते हैं, जबकि मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता। मूवमेंट का मतलब होता है किसी एक ही जगह रहते हुए अपना कोई बॉडी पार्ट जो है वो आगे पीछे मूव करना या इधर उधर मूव करना। सो ये मूवमेंट कहलाता है। तो बॉडी पार्ट की पोजीशन चेंज होना, एक ही जगह फिक्स रहते हुए, ये मूवमेंट की उसके अंदर आता है। बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो चूँकि एक जगह पर फिक्स होते हैं तो वो किसी पार्ट की ग्रोथ कर लेते हैं, कोई पार्ट लाइट की तरफ चला जाता है या फ्लावर खुल जाता है, बंद हो जाता है। तो ये तमाम मूवमेंट्स होती हैं। तो प्लांट्स के अंदर मेनली मूवमेंट्स होती हैं और एनिमल्स के अंदर जो होती है वो लोकोमोशन होती है। प्लांट्स जो हैं वो 2 लेवल के ऊपर मूवमेंट शो करते हैं, एक सेलुलर लेवल के ऊपर और एक ऑर्गन लेवल के ऊपर। सेलुलर लेवल के ऊपर क्या मूवमेंट है कि भाई सेल के अंदर जो है वो चीज़ें मूव करके जा रही हैं। ऑर्गन लेवल पर क्या जैसे कि आपकी जो साइटोप्लाज्म है वो मुसलसल मूव कर रहा होता है, तो ये सेलुलर लेवल पर मूवमेंट है। ये चीज़ें मूव कर रही हैं अंदर से बाहर, ये भी सेलुलर लेवल पर मूवमेंट होती है। और दूसरा क्या है, ऑर्गन लेवल के ऊपर मूवमेंट क्या है कि प्लांट की कोई ब्रांच है जो कि लाइट की तरफ मूव कर रही है और रूट्स हैं जो कि मूव कर रही हैं वाटर की तरफ, ये फ्लावर खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये ऑर्गन लेवल के ऊपर लोकोमोशन हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स जब बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं साइज़ के अंदर, तो उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। क्यों सपोर्ट चाहिए होता है? ताकि अपना शेप और पॉस्चर जो है वो मेंटेन कर सके, इरेक्ट रह सके। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा होती है। उसका रीज़न है सपोर्ट ज़्यादा किसको चाहिए होता है? सपोर्ट उसे चाहिए होता है जो जिसके पास जो मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, वाटर के अंदर मौजूद नहीं है। देखें, जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं तो पानी जो है ना वो उनका वेट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपने बायंसी एक फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ जितना वेट पानी के ऊपर लगाती है, पानी उतना ही फोर्स जो है वो उसके ऊपर लगाता है, तो उसका वेट बैलेंस रहता है। तो जो प्लांट्स पानी के अंदर हैं, जो एनिमल्स पानी के अंदर हैं, उन्हें सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सपोर्ट किस किस चीज़ से मिलता है? स्केलेटल सिस्टम से मिलता है। एनिमल्स के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ये आपने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। देन प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं जिनकी थिक सेल वॉल होती है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। और टर्जिडिटी, ये एक प्रोसेस होता है जो सॉफ्ट पार्ट को टिश्यूज़ देता है। सपोज़ आप लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर तो वुड मौजूद नहीं होती, तो लीफ किस तरह से इरेक्ट रहते हैं, किस तरह से बिल्कुल अपनी पोजीशन के अंदर रहते हैं, तो वो इस टर्जिडिटी की वजह से रहता है। प्लांट्स के अंदर जो सपोर्ट है, इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? पहले तो आपने यंग स्टेम का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद की मल्टीपल लेयर सेल की कॉर्टेक्स कहलाती हैं, और बिल्कुल सेंटर के अंदर जो बंडल्स होते हैं उन्हें स्टील कहते हैं। इस स्टील के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें मेनली वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं और कुछ और टिश्यूज़ होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम। अगले पेज के ऊपर आपको ये डायग्राम मिल जाएगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन, ये भी क्रॉस सेक्शन ही है। तो ये आउटर लेयर एपिडर्मिस है, ये बीच वाली सेल्स जो है ये कॉर्टेक्स है, और ये सेंटर में पूरा का पूरा स्टील है जिसके अंदर ये वैस्कुलर बंडल आ रहा है। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट प्लांट्स के अंदर किन किन चीज़ों से मिलता है? पहले हम यहाँ पर हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो एक तो पैरेन्काइमा, एक तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो पैरेन्काइमा कहलाते हैं। दे आर थिन वॉल। तो ये मेनली जो ये प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो टर्जिडिटी की बेसिस के ऊपर करते हैं। यानी पानी इनके अंदर चला जाता है और ये स्वेल अप हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सपोर्ट देते हैं। उसके बाद थिक वॉल्ड सेल्स आते हैं। देखिए, थिन वॉल के अंदर पैरेन्काइमा थे, थिक वॉल के अंदर 2 हैं। एक लिविंग है जिन्हें कॉलेनकाइमा कहते हैं और एक डेड है जिन्हें स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। और उसके बाद जो सेंटर में मौजूद था स्टील, जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल थे, चूँकि ये बिल्कुल एक कोर के तौर पर बिहेव करता है, तो ये भी सपोर्ट के काम आता है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्लांट्स के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल टिश्यू। देखिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के जो फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपको सारे पता होने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि विच वन इज ट्रू अबाउट पैरेन्काइमा या विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट पैरेन्काइमा, तो इस पूरे पैराग्राफ में से 4 स्टेटमेंट बना के दे दी जाएंगी। सिमिलरली विच वन इज ट्रू अबाउट कोलेनकाइमा या विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट कोलेनकाइमा, या विच वन इज ट्रू अबाउट स्क्लेरेन्काइमा या विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरेन्काइमा, या फिर ऐसा किया जा सकता है कि विच वन इज नॉट ट्रू। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर स्टेटमेंट दे दें। दो स्टेटमेंट पैरेन्काइमा से ले लें, दो स्टेटमेंट स्क्लेरेन्काइमा से ले लें, एक कोलेनकाइमा से ले लें, उनमें से 4 सही होंगी, एक गलत होगी। तो ये जितनी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस में कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। इन पे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाला, और इन पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पैरेन्काइमा, पहली बात इनकी लोकेशन, ये 3 जगहों पर पाए जा रहे हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और बिल्कुल सेंटर के अंदर जो सेल्स जिन्हें पिथ कहा जाता है। थोड़े से अनस्पेशलाइज वेजिटेटिव सेल हैं स्पेशलाइज, बट थोड़े से अनस्पेशलाइज हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है। लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक नहीं है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जो बिल्कुल ही नॉन स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जिसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो डिफरेंट तरह के सेल्स बना सकते हैं। ये परमानेंट के अंदर आते हैं। अच्छा, लोअर जो प्लांट्स हैं जिन्हें आप ब्रायोफाइट्स कहते हैं, उनकी पूरी बॉडी इनसे बनी होती है, ये बात आपने याद रखनी है। इन सेल्स के बारे में ये आपने याद रखना है कि इनकी वॉल थिन होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल नहीं होती, सॉरी, इनके अंदर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी होती नहीं है। तो जब सेकेंडरी नहीं होती तो उसके अंदर लिग्निन भी नहीं होता, तो सिर्फ थिन वॉल्स होती हैं, तो सपोर्ट में इतनी अच्छी नहीं हो सकती खुद से। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, इनके पास एक लार्ज वैक्यूल है, सेकेंडरी वॉल नहीं है, लार्ज वैक्यूल है, उसके अंदर पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे ट्रैगर प्रेशर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर मौजूद होते हैं और यही क्लोरोप्लास्ट हेल्प करेगा किसको अट्रैक्ट करने में, वाटर को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से जब फोटोसिंथेसिस होगा तो इस सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। जब सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं वाटर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को, तो वाटर अंदर आ जाएगा। या दूसरे अल्फाज में जब सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। बाहर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। अगर अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो अंदर का एनवायरनमेंट हो गया हाइपरटोनिक, बाहर का एनवायरनमेंट हो गया हाइपोटोनिक, तो वाटर मूव करता है हाइपो से हाइपर। ठीक है, तो किसी भी तरह से सिंपली ये बात आपने याद रख लेनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट, ये आपने याद रखना है। सिंपल स्टेटमेंट बना के दी जा सकती हैं कि विच वन इज़ इनकरेक्ट अबाउट पैरेन्काइमा। पहली स्टेटमेंट क्या होगी कि दे आर प्रेजेंट इन दीज लोकेशन, ये पहली स्टेटमेंट हो गई। नंबर 2, दे हैव प्राइमरी वॉल्स। नंबर 2, दे हैव सेकेंडरी वॉल। नंबर 4, दे हैव सेंट्रल वैक्यूल। एंड नंबर 5, दे प्रोवाइड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर। तो इनमें से कौन सी गलत है, दे हैव सेकेंडरी वॉल। इनके पास सेकेंडरी वॉल नहीं होती, ये स्टेटमेंट थी कि इनके पास होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको इस स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर। कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये पैरेन्काइमा की तरह ही होते हैं, ये भी लिविंग टिश्यू होते हैं, लेकिन इनके अंदर फ़र्क ये होता है, एक तो ये ज़्यादा इलॉन्गेटेड है, दूसरा इनकी सेल वॉल्स थोड़ी सी थिक होती हैं और ये इरेगुलरली थिक होती हैं। यानी पैरेन्काइमा के तो वॉल्स जो हैं वो थिन वॉल्स थी, इनके पास सेकेंडरी वॉल्स हैं लेकिन वो हर जगह से थिक नहीं है, वो इरेगुलरली थिक हैं। कहाँ से थिक हैं, एजेस पे। ठीक है, अगर ये सेल है तो ये जो एजेस हैं यहाँ पर थिक हैं, बाकी जगह पर थिन है। कहाँ पाए जाते हैं भाई, सपोर्टिंग टिश्यू के तौर पर यंग प्लांट्स के अंदर, स्टेम ऑफ नॉन वुडी ओल्डर प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर वुड नहीं है लेकिन वो ओल्डर प्लांट है उसके अंदर। और लीव्स के अंदर जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने समझाया था कि लीव्स के जो साइड्स होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं और ये इसको बेसिकली हवा जब चल रही होती है तो उसे कटने से बचाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नंबर 1, दे आर डेड टिश्यूज़। ठीक है, दूसरी बात इनकी यूनिफॉर्मली हैविली लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल होती हैं। तो आपने याद रखना है पैरेन्काइमा नो थिकनिंग, ठीक है, नो सेकेंडरी वॉल। कोलेनकाइमा इरेगुलरली थिकन और स्क्लेरेन्काइमा हैविली लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक है, रेगुलरली चारों तरफ से होते हैं। कई बार तो वॉल इतनी थिक हो जाती है कि अंदर का जो लुमेन है, अंदर की जो स्पेस होती है, यहाँ से इतना ज़्यादा लुमेन वॉल्स के अंदर थिकनिंग होने लगती है कि अंदर की स्पेस ही ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि इनका मेन काम सपोर्ट का होता है। 2 टाइप होती है इनकी, फाइबर स्क्लेरेटिन के दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरे टॉपिक में से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, और अगर मिला के दिया गया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। अब पाँचों में से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसकी टाइप्स और दूसरा ट्रैकिड्स और वेसल में, इन तमाम में से ना 5 स्टेटमेंट बना के दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच वन इज़ नॉट ट्रू या विच वन इज़ ट्रू। तो फाइबर्स क्या होते हैं भाई, ये स्क्लेरेन्काइमा की टाइप है, इसका मतलब ये डेड होंगे। ठीक है, इसका मतलब इनकी वॉल्स भी हैविली लिग्निफाइड होंगी। इनका फ़र्क क्या है, इलॉन्गेटेड सेल्स हैं और टेपर्ड होते हैं, इलॉन्गेटेड सेल्स हैं और नीचे से टेपर्ड होते हैं। तो दे आर टफ। ठीक है, स्क्लेरिड्स वेरिएबल शेप के होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। एक ये आपने याद रखना है कि अनब्रांच स्क्लेरिड्स जो होते हैं उन्हें स्टोन सेल्स कहते हैं। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कहाँ पाए जाते हैं, नट के अंदर और हार्ड पार्ट सीड्स के अंदर। लोकेशन इनकी आपको लाजमी पता होनी चाहिए।
फाइबर जो है वो यूज़ किए जाते हैं रोप मेकिंग के अंदर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर मिल जाएगा आपको। नाउ ट्रेकिड्स जो हैं, ट्रेकिड्स और वेसल ये जाइलम के अंदर आते हैं। इन दोनों का काम जो होता है वो मेनली वाटर की ट्रांसपोर्ट होता है, बट अदर देन दैट ये सपोर्ट के भी काम आते हैं, क्योंकि इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं फाइबर्स। जाइलम के अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं। मैं अभी डायग्राम के अंदर दिखा दूँ तो यार, इलोंगेटेड ट्यूबुलर हैवीली लिग्निफाइड, ये भी डेड सेल्स होते हैं, इनकी वॉल्स भी लिग्निफाइड होती हैं, लेकिन इनकी जो स्पेसेस होती हैं वो खाली होती हैं ताकि उसमें से पानी जा सके। अच्छा, ट्रैकिड्स और वेसल्स में फ़र्क यह है कि ट्रैकिड्स की ऑब्लिक वॉल होती हैं। अगर ये ट्रैकिड है तो इसकी इस तरह की ऑब्लिक ट्रांसवर्स वॉल होंगी, ठीक है जी। ये जाइलम के अंदर पाए जाते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू के तौर पर बिहेव करते हैं और पानी की सप्लाई करते हैं। वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये ट्रैकिड्स की तरह होते हैं, लेकिन इनकी ट्रांसवर्स वॉल नहीं होती, ऑब्लिकली ट्रांसवर्स नहीं होती इनकी, बिल्कुल ये बिल्कुल सीधे होते हैं, सर्कुलर से होंगे और एक दूसरे के साथ इस तरह से एंड टू एंड अटैच होते हैं, एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे वॉल्स नहीं होती, लेकिन परफोरेशंस मौजूद होती हैं जिनके थ्रू पानी जाता है। तो ये पाइपलाइन के तौर पर बिहेव करते हैं और इनका काम भी ट्रांसपोर्ट होता है और कुछ हद तक ये सपोर्ट के अंदर काम आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब अगर यहाँ पर आप ये डायग्राम देखें तो डायग्राम्स जो आपकी बुक के अंदर है वो आपने याद रखनी है। इसके अंदर भी मैंने बताया, अगर ये लेबल करने के लिए आ जाती है, बहुत सिंपल सी डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन है, ये भी आसान है, ये भी आपने याद रखना है। दिस इज द वैस्कुलर बंडल, इसके अंदर आपको याद रखना है। देखें, इसको बड़ा करके दिखाया है, तो ये वाला साइड अंदर वाला साइड है, तो अंदर की साइड जाइलम होता है। ये जितने भी डार्क छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं दीज आर जाइलम, और बाहर की साइड ये वाइट वाला फ्लोएम है, और इनके बीच में एक लेयर होती है सेल की जिन्हें कैम्बियम कहते हैं, और ये वाले कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम कहलाता है। तो ये बुक की डायग्राम्स आपने याद रखनी है। देन दिस डायग्राम, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सर्कुलर से बड़े बड़े जो नज़र आ रहे हैं ये वेसल हैं। ये वेसल एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये वेसल आपको नज़र आ रहा है, सॉरी ये नहीं, ये वेसल आपको नज़र आ रहे हैं एंड टू एंड कनेक्टेड, और इनके अंदर ये आपको परफोरेशंस नज़र आ रही हैं जिनके थ्रू पानी जो है वो ऊपर जाएगा। ये जो पतले पतले आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं जिनकी ऑब्लिक वॉल है, ये ट्रैकिएड्स हैं, ठीक है। और ट्रैकिएड्स और वेसल्स के दरमियान ये जो सर्कुलर से स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये फाइबर्स हैं, यानी ये स्क्लेरन कायमा वाली टाइप है, तो ये बीच में सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं। ये ट्रैकिएड यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है। इस तरफ अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ये फ्लोएम का है। इसके अंदर आपको पता है सीव एलिमेंट होते हैं जो मिल के एक पूरी ट्यूब बनाते हैं, जिसे सीव ट्यूब कहते हैं। बीच में होल्स होते हैं जिन्हें सीव प्लेट्स कहते हैं। इनके थ्रू जो फ्लूइड वो है सेल सैप है, सेल का सोल्यूशन होता है, यानी जो सुक्रोज और वाटर होता है सोल्यूशन बन के वो मूव करता है प्लांट्स के अंदर। इसके साथ ये सेल्स होते हैं जो कि इनके अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी जो मीज़ोफिल सेल्स हैं उनसे फूड लेते हैं और ग्लूकोज लेते हैं या सुक्रोज लेते हैं और उसे इनके हवाले करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कंपेनियन सेल कहलाते हैं। और इनके बीच में भी अगर आप देखें तो ये सर्कुलर से जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर स्क्लेरन कायमा, ये वही फाइबर्स हैं, तो ये दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, सपोर्ट के काम आते हैं। अच्छा भाई, बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी टिश्यूज़ की और इनकी सिग्निफिकेंस की। इसके अंदर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने ये पूरा टॉपिक समझाया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आया हुआ यानी आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले से और आप डायरेक्ट रिव्यू देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ आएगा, तो एक बार जाकर वो वीडियो देख लें। अच्छा भाई, सेकेंडरी टिश्यूज़, पहली बात तो ये पहली लाइन के अंदर ना प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये एज इट इज उठाकर दे दी जाएगी कि सेकेंडरी टिश्यूज़ कब बनते हैं या सेकेंडरी टिश्यूज़ कौन से होते हैं जो बनते हैं किसकी एक्टिविटी से। तो ये आपका आंसर है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये पूरी लाइन जो है एज इट इज उठाकर दे दी जाएगी और ये ऑप्शन के अंदर मौजूद होगा। तो लेटरल मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डिफरेंट तरह के सेल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एपिकल था जो प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा था और एक लेटरल होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। अब ये दो तरह के हैं जो सेकेंडरी करवा रहे हैं, एक वैस्कुलर और एक कॉर्ड कैम्बियम, अलग अलग लोकेशन के अंदर मौजूद होते हैं ये। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कौन से प्लांट्स के अंदर होती है, तो वैस्कुलर प्लांट्स में स्पर्मोप्सिड जिन्हें सीड प्लांट्स कहा जाता है उनके अंदर होती है। उनमें दो तरह के प्लांट्स आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म जिनके सीड नेकेड होते हैं और एक एंजियोस्पर्म जिनके अंदर फ्लावर होता है। तो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म में होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर ज़्यादातर किस में होती है, डायकॉट में, यानी जिनका सीड अगर आप काट के देखें तो उसके अंदर कॉटिलेडन जो है उसके 2 पीसेस आपको मिलते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर बहुत कम है जिनके अंदर होती है। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि किन के अंदर ज़्यादा कॉमन है। सारे जिम्नो में हो रही है, एंजियो के अंदर, डायकॉट के अंदर हो रही है ज़्यादातर, मोनोकॉट में कम हो रही है। अब आ जाए वैस्कुलर कैम्बियम में। तो सबसे पहली बात इसकी लोकेशन, वैस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये बनता कैसे है, ये बात आपने याद रखनी है कि वैस्कुलर कैम्बियम बनता है 2 तरह के कैम्बियम से, यानी 2 छोटे छोटे पीसेस के अंदर कैम्बियम होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तब जाके वैस्कुलर कैम्बियम बनता है। कहाँ है डायग्राम, अगर आप यहाँ गौर करें, देखिए पहली बात तो ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, ये प्राइमरी जाइलम है यहाँ पर देखें, और ये हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम है, और इसके दरमियान आपको नज़र आ रहा है ये जो कि बंडल के दरमियान मौजूद है। देखिए ये बंडल बड़ा करके दिखाया है ना, तो ये बंडल के दरमियान मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकल बंडल को कहते हैं। तो ये फेसिकुलर कैम्बियम है। तो ये जिस वाइट और ब्लैक के दरमियान में छोटा सा एरिया, ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड फेसिकुलर कैम्बियम।
ठीक है। उसके बाद ये जो फेसिकल्स के दरमियान में, बंडल्स के दरमियान वाला एरिया है, यहाँ पर भी ये सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं डिवीजन से। अब ये वाले जो सेल्स हैं ये कहलाते हैं इंटरफेसिकुलर। तो फेसिकुलर भी हो गया और इंटरफेसिकुलर, फिर फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, इसको मिलाकर ये जो पूरा रिंग आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वैस्कुलर कैम्बियम बेसिकली दो तरह के कैम्बियम से मिलकर बनता है। एक जो बंडल के अंदर है जिसे फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, क्योंकि ये इनिशियली बनते हैं। और दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर, जो कि बेसिकली फेसिकल्स के दरमियान में होता है, या दो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल के दरमियान में होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब जो रिंग बनता है, दैट रिंग इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। अब ये डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड होगा तो ये कुछ सेल अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, कुछ सेल बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जब ये डिवाइड हो रहा है तो अंदर की सेल्स तरफ सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं और बाहर की तरफ ये तो बीच में मौजूद है, ठीक है, ये बीच में मौजूद है। तो अंदर की तरफ जो सेल प्रोड्यूस हो रहा है ये निकाला हुआ है ना इसे, तो ये अंदर की तरफ हुआ, ठीक है, ये सेंटर हुआ, और ये बाहर की तरफ हुआ। तो अंदर की तरफ जहाँ पर प्राइमरी जाइलम था वहाँ पे सेकेंडरी जाइलम आ रहा है, और जहाँ पर बाहर की तरफ पहले प्राइमरी फ्लोएम था तो उसके पहले उसके अंदर मतलब उस तरफ जो आ रहा है वो सेकेंडरी फ्लोएम है। तो ये स्टेटमेंट के तौर पर अगेन पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी जाइलम कहाँ प्रोड्यूस होता है, इनसाइड प्रोड्यूस होता है, आउटसाइड प्रोड्यूस होता है, टुवर्ड द सेंटर प्रोड्यूस होता है, या बाहर की तरफ प्रोड्यूस होता है, या सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इट। अच्छा, दूसरा आप आ जाए, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एपिडर्मिस स्प्लिट हो जाती है, एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है। उसके बाद जो हाइपोडर्मिस होती है, यानी एपिडर्मिस के नीचे वाली, वहाँ पर एक अदद और लेयर जो है ना वो बनती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, और इसका भी दूसरा नाम है, इसे फैलोजिन भी कहते हैं। अब यहाँ पे डबल नेम्स हैं। ये जो आपको लेयर नज़र आएगी यहाँ पे, ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है, ठीक है, ये आउटर लेयर जो है हमारे पास, सॉरी ये जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्क कैम्बियम, या जिसे फैलोजिन भी कहते हैं। अब ये भी डिवाइड होगी और ये अंदर की तरफ भी सेल प्रोड्यूस करेगी और बाहर की तरफ भी करेगी। अंदर की तरफ जो ये प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं, अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। ये हमारे पास एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद ये जो सेल्स हैं ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं ना। तो जब ये वाली लेयर अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगी तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रोड्यूस होंगे, बाहर की तरफ जब प्रोड्यूस करेगी तो वहाँ पर कॉर्क टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बाहर क्या प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम फैलोडर्म होता है, और जो वो है बाहर की तरफ प्रोड्यूस होने वाला है वो कॉर्क टिश्यू कहलाता है या फैलम कहलाता है। तो तीन नेम है, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क टिश्यू, फैलोजिन, फैलोडर्म और फैलम। इसको मैं बनाकर एक क्वेश्चन दे सकता हूँ जिसमें मैं मैच करने का बोल सकता हूँ आपके। यहाँ पर मैं लिखूँ कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क, और क्या है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और यहाँ पे मैं लिखना शुरू करूँ फैलम, ठीक है, देन फैलोडर्म, देन फैलोजिन, और मैं आपसे कहूँ मैच कर लें। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है डबल नेम के ऊपर। अच्छा, देन एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो बाहर के सेल्स हैं, ये जो कॉर्क टिश्यूज़ हैं, बेसिकली ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर एक अदद वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट होता है। इसका नाम आपने याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड सेबेरिन। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, यानी यहाँ से चूँकि सेबेरिन वैक्सी है, वैक्स मतलब लिपिड है, तो लिपिड जो है पानी को क्रॉस करने नहीं देगा। दूसरा, ये बैरियर के तौर पर बिहेव करती है लेयर, कॉर्क टिश्यू जो है, ये जो आउटर लेयर है कॉर्क टिश्यू, जिसे आप वो भी कहते हैं, फैलम भी कहते हैं, तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि अब एपिडर्मिस मौजूद नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट, इतना काफ़ी है इसके बारे में। अब आ जाते हैं इन दो नामों के ऊपर। आपको ये बताना चाहिए हार्टवुड किसे कहते हैं, सैपवुड किसे कहते हैं। तो जो अंदर वाले जाइलम है, कहाँ गया, ये प्राइमरी जाइलम था ना। अब देखिए नया जाइलम ये है सेकेंडरी जाइलम। जो पुराना जाइलम ब्लॉक होता जाता है, जब ये ब्लॉक होता जाता है तो ये हार्ड हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है हार्टवुड के अंदर। हार्टवुड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर में मौजूद है, इस तरफ का जितना भी एरिया है ये पूरा हार्टवुड बन जाएगा, ठीक है। और बाहर वाले जो हैं जाइलम, ये बेसिकली सैपवुड कहलाते हैं क्योंकि ये अभी यंग है और ये मुसलसल वाटर की ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, तो ये सैपवुड कहलाता है। ये बात आपने याद रखनी है। देन ये डायग्राम्स आपने याद रखनी है, वही डायग्राम्स जो पीछे थी, ये डायग्राम्स आपने याद रखनी है, लेबल करने के लिए आ सकती है। ये डायग्राम स्पेशली आपने याद रखनी है। ये एक डायग्राम मैंने नेट से उठाई है, ठीक है, इसके अंदर आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। देखिए बिल्कुल सेंटर वाला जो जाइलम है जो अब ब्लॉक हो चुका है, पुराना जाइलम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम, ये हार्टवुड है। उसके बाद ये नया जाइलम प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैपवुड। ये बीच में वैस्कुलर कैम्बियम है, तो वैस्कुलर कैम्बियम ने अंदर की तरफ प्रोड्यूस किया जाइलम और बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा फ्लोएम। अब वैस्कुलर कैम्बियम से जितनी भी चीज़ बाहर है ना, क्या क्या बाहर है, फ्लोएम बाहर है, ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स बाहर है, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम है, और उसके बाद कॉर्क है। इन सबको मिलाकर एक वर्ड यूज़ किया जाता है बार्क। ये बुक के अंदर एक जगह पर मेंशन है लेकिन इसकी डिटेल नहीं दी हुई। ये बार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बार्क के अंदर एक स्पंजी रीजन होता है, बार्क ये पूरा एरिया है। वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर जितना भी एरिया है ना, ये पूरा एरिया बार्क कहलाता है। सारी लेयर्स मिलाकर बार्क कहलाते हैं।
तो बार्क के अंदर कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस होते हैं, तो ये एरियाज़ कहलाते हैं लेंटिसल्स। ये आपने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ट्रांसपायरेशन के टॉपिक में। एक लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है, तो यहाँ से गैस एक्सचेंज भी होता है और यहाँ से कुछ हद तक ट्रांसपायरेशन भी होती है। देन वी हैव द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। ये बात आपको पहले भी बताया, बहुत सिंपल सी बात है। तो सिग्निफिकेंस के अंदर भी ये इस पूरे टॉपिक के अंदर ना कहीं से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है सेकेंडरी टिश्यूज़ की, क्या इससे मोर वाटर की ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, क्या मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, क्या फूड की ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, क्या फर्म सपोर्ट मिलता है, क्या कैलस फॉर्मेशन होती है नहीं होती, तो ये सिंपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आ जाते हैं एनुअल रिंग्स के ऊपर। अच्छा, एनुअल रिंग्स के अंदर कुछ बातें हैं। नंबर 1, ये हर प्लांट के अंदर नहीं बनते, ठीक है। हर प्लांट के अंदर आपको इस तरह से कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में जाइलम प्रोड्यूस होता हुआ नजर नहीं आता। तो कौन से प्लांट्स हैं? प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, यानी वो प्लांट जो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ के प्लांट्स जो है वो जाइलम को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, जिन्हें आप एनुअल रिंग कह जाते हो। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद हर एनुअल रिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। एक इनर जोन होता है जिसे स्प्रिंग वुड या समर वुड कहते हैं, इसमें लार्जर वेसल्स होते हैं। वेसल वो एक तरह का जाइलम होता है। और जो आउटर जोन है जिसे विंटर वुड कहते हैं या ऑटम वुड कहते हैं, उसके अंदर स्मॉलर वेसल्स होते हैं। इट मेक्स सेंस, समर के अंदर ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो वेसल्स लार्ज होते हैं, विंटर या ऑटम के अंदर कम पानी चाहिए होता है तो वेसल्स का साइज स्मॉल होता है। दूसरी बात कि ये ओल्ड एज जो प्लांट की एज है उसे डिटरमाइन करने के काम आते हैं। तो इतनी बातें आपने याद रखनी है। एंड देन यू नीड टू रिमेंबर दिस डायग्राम, कि इस डायग्राम के अंदर अर्ली जाइलम कौन सा है और लेट जाइलम कौन सा है, ये एज इट इज़ उठाकर दे दी जा सकती है। अब यहाँ पे तो अर्ली जाइलम और लेट जाइलम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो एनुअल स्प्रिंग वुड और विंटर वुड लिखा हुआ है, तो मैं कैसे पता लगाऊँ? तो भाई वेसल देखो ना, साइज़ देखो किसका बड़ा तुम्हें नज़र आ रहा है। तो इसके साइज़ बड़े नज़र आ रहे हैं अर्ली जाइलम का, तो लार्जर वेसल किसके होते हैं? स्प्रिंग वुड के होते हैं, समर वुड के होते हैं, ठीक है। और ये स्मॉलर वेसल जो हैं ये लेट जाइलम के, इसका मतलब ये ऑटम वुड या विंटर वुड है। चलो भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने पहले ही बताया था कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है बिकॉज, और ये मूवमेंट क्यों होती है, लोकोमोशन क्यों होती है? बिकॉज जो वो है प्रोटोप्लाज्म है वो इरिटेबल है, और उस इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जो भी चेंज आए एनवायरनमेंट के अंदर, उस चेंज को मिनिमाइज़ करने के लिए कोई भी एक्शन शो किया जाता है, दैट एक्शन इज़ कॉल्ड मूवमेंट। और ये होता क्यों है? किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से, चेंज इन द एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट के ऊपर। तो आपको बताना चाहिए कि 2 तरह की मूवमेंट होती है, ऑटोनॉमिक और इंड्यूस या पैराटोनिक जिसे कहते हैं। ये वाली जो मूवमेंट होती है ये इसका जो स्टिमुलस होता है यानी जो चेंज आता है वो इंटरनली आता है, और ये जो मूवमेंट होती है इसका जो चेंज इन एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता है। तो ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के अंदर इंटरनल स्टिमुलाई इंटरनल होता है। इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ग्रोथ एंड कर्वेचर एंड टर्गर। टर्गर वेरी इजी, जो सेल्स हैं उनके अंदर पानी चला जाता है जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाते हैं, तो ये टर्जिडिटी कहलाती है। टर्जिडिटी की वजह से भी मूवमेंट आपको नज़र आती है। लीव्स अगर आप देखते हैं तो अगर उन्हें पानी ना दें तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, ठीक है, और जब उन्हें पानी मिलता है तो फिर वो इरेक्ट पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। तो ये टर्गर मूवमेंट की वजह से होता है। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली होता ये है कि इसके अंदर प्लांट का कोई एक पार्ट होता है जिसके 2 साइड्स होते हैं। उन 2 साइड्स के ऊपर जो रेशो होता है ग्रोथ का या जो स्पीड होती है ग्रोथ की वो डिफरेंट होती है। तो इस अनइक्वल ग्रोथ की वजह से एक कर्व जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस तरफ ज़्यादा ग्रोथ होगी, फॉर एग्जांपल ये साइड है और ये साइड है। अगर इस तरफ दोनों तरफ बराबर ग्रोथ हो रही है तो ये सीधे सीधे चलते जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ ये वाला साइड जो है ए साइड, इस साइड पे ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो ये ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा ग्रो करेगा, और ये कम ग्रो करेगा। ये और ज़्यादा ग्रो करेगा, ये कम ग्रो करेगा, ये और ज़्यादा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बेंडिंग आएगी, कहीं ना कहीं कर्व आएगा। अब ये 2 तरह की है, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। इसके अंदर जो स्टिमुलस है वो इंटरनली आता है, बेसिकली हार्मोन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है ये। तो अब इसकी 2 टाइप हैं, एक है नटेशन और एक हमारे पास है नास्टिक मूवमेंट। नटेशन बेसिकली यंग स्टेम के अंदर आपको नज़र आती है जो जिगजैग मैनर के अंदर मूव करता है। नटेशन के अंदर होता है यही वाली जो मूवमेंट है जो आपको नज़र आ रही है, ये यंग स्टेम के अंदर देखी जाती है। इसे नटेशन कहते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो इसका स्टेम है या ये जो इसकी जो बेल है, टेंड्रिल जिसे कहते हैं, तो इसके 2 साइड जो हैं उनके अंदर ग्रोथ का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखनी होंगी कि क्लाइंबर के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो बेसिकली किस चीज़ की वजह से है, वो उसके अंदर जो ग्रोथ वो हो रही है, ग्रोथ के साथ साथ कर्व आ रहा है, ये कौन सी मूवमेंट है? तो ये ग्रोथ एंड कर्वेचर तो है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर कौन सी टाइप है? दिस इज़ कॉल्ड नटेशन। दूसरी जो हमारे पास टाइप होती है, इसके अंदर भी किसी प्लांट के 2 साइड्स के ऊपर जो डिफरेंस होता है वो ग्रोथ के रेट का होता है। तो फॉर एग्जांपल इसकी 2 एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि पेटल्स की ओपनिंग जो है या सर्सनेटली कॉइल्ड लीव्स जो फर्न के होते हैं, मैंने जब ये पूरा एक्सप्लेन किया तो उसमें समझाया। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये नास्टिक मूवमेंट की हैं। अब 2 पार्ट्स अगर हैं तो या 2 सरफेसेस अगर हैं, कोई एक पार्ट है
फॉर एग्जांपल ये लीफ है तो इसकी दो सरफेसेस हैं, एक ये अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। अगर अपर साइड की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से हो जाए तो इस टाइप के मूवमेंट को एपिनास्टिक कहते हैं, लोअर सरफेस की ज़्यादा तेज़ी से हो जाए तो ये हाइपोनास्टिक कहलाती है। बस इतना बेसिक जो है वो बेसिक बातें इसके अंदर बतानी चाहिए। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल दे के पूछा जा सकता है कि ये एग्जाम्पल कौन से टाइप की मूवमेंट को शो कर रही है, या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये दे के पूछा जा सकता है कि एपिनास्टिक किसे कहते हैं, हाइपोनास्टिक किसे कहते हैं। अच्छा देन और बाकी स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पूरे मूवमेंट वाले टॉपिक के अंदर से भी स्टेटमेंट के सवाल पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट। इसके अंदर जो स्टिमुलस आता है वो एक्सटर्नल होता है और वो प्लांट के अंदर मूवमेंट करवाता है, तो इसे इंड्यूस मूवमेंट भी कहते हैं। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है ट्रॉपिक और एक है नास्टिक। देखें ये नास्टिक और वो नास्टिक डिफरेंट है। ये नास्टिक जो है इसके अंदर स्टिमुलस कहाँ से आ रहा था, इंटरनली आ रहा था, जबकि ये वाली नास्टिक मूवमेंट जो है इसके अंदर स्टिमुलस बाहर से आता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ना ये डायरेक्शनल होती है, नास्टिक मूवमेंट जो है ये डिफ्यूज़ होती है। इनके अंदर कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती, ना ही डायरेक्शन से स्टिमुलस आता है। ट्रॉपिक के अंदर क्या होता है, जैसे आपको कोई आवाज़ देता है तो वो आवाज़ एक डायरेक्शन से आती है। अब या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि उस आवाज़ की तरफ जाएं तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, जिस तरफ से स्टिमुलस आया उसी तरफ जाएं तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है, और जिस तरफ से स्टिमुलस आया उससे अवे जाएं तो ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म होता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, या तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में होगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, या तो उससे दूर होगी तो हम कहेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो ये किस में पाई जाती है, कॉमनली रेडियली सिमेट्रिकल जो होते हैं, यानी जो सर्कुलर से होंगे, यानी जिन्हें आप बीच से काटें तो बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। इस एक्सेस से काटने, इस एक्सेस से काटने, इस एक्सेस से काटने, बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। तो रेडियली सिमेट्रिकल पार्ट कौन से हैं, रूट है और स्टेम है, तो इनके अंदर मेनली ये मूवमेंट आपको नजर आते हैं। अब आपको याद ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टिमुलस से कौन सी मूवमेंट हो रही है, तो नाम में ही पता लग जाता है। फोटो का मतलब लाइट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, जैसे कि यहाँ पे जो स्टेम है वो लाइट की तरफ जाता है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो वो है जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। और ये होता है किस वजह से, लाइट तो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, लेकिन लाइट के पड़ने से अंदर क्या होता है, बेसिकली हार्मोन प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आता है ना। जियोट्रॉपिज्म क्या है, ग्रोथ अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो कौन पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, रूट्स हैं, और कौन नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, शूट्स हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कीमोट्रॉपिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीमोट्रॉपिज्म की एक एग्जांपल तो पॉलन ट्यूब है, कि जब पॉलन ग्रेन जो है वो आकर बैठता है स्टिग्मा के ऊपर तो यहाँ से पॉलन ट्यूब बनना शुरू होती है। तो ये केमिकल स्टिमुलस होता है जो अंदर से आ रहा होता है। यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, उसको ट्रेस करता हुआ आ रहा होता है ये। अदर देन दैट आपने प्लांट्स के अंदर पढ़ा है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी उनके अंदर जो मेल फीमेल गैमेट्स का मिलना होता है वो वाटर डिपेंडेंट होता है। सिमिलरली जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो 4 कैटेगरीज होती हैं, साइलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इन चारों के अंदर ये चूँकि ज़्यादा एडवांस नहीं है, आखिरी वाली कैटेगरी सबसे एडवांस होती है। तो ये जो प्रीवियसली 4 हैं ये हैं तो ट्रैकियोफाइट्स, एडवांस तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। इनकी फर्टिलाइजेशन भी पानी पर डिपेंडेंट होती है। अब इनके अंदर प्लांट्स के अंदर ये होता है कि दोनों गैमेट्स जो है ना वो बाहर नहीं आते। एलजी के अंदर तो दोनों बाहर आ जाते हैं, प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट बाहर आता है, वो फीमेल गैमेट तक जाता है। कैसे जाता है, फीमेल गैमेट जहाँ पर होता है वहाँ के सेल्स कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन है ये भी ये भी कीमोट्रॉपिज्म की एग्जाम्पल होती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म कौन है, हाइड्रोट्रॉपिक भाई रूट्स है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। थिग्मोट्रॉपिज्म टच से होता है, जब प्लांट का कोई पार्ट जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच करता है तो उसके अंदर भी अगेन ये वही मूवमेंट है। अगर वैसे तो लाइट से भी हो सकती है, बिना लाइट के भी हो सकती है और टच से भी हो सकती है। देखें एक स्टिमुलस बाहर से आ रहा है टच, और दूसरा क्या होगा, मैंने आपको बताया था पीछे हमने जो नोटेशन पढ़ा था जिसके अंदर यंग स्टेम के अंदर टर्निंग मूवमेंट हो रही थी। तो ये रेलवे क्रीपर जो है, जब ये रेल की पटरी से जब जाके चिपकती है या किसी कोई भी बेल जो है उसको अगर आप डंडे से लगाते हैं तो एक तो टच हो रहा है, तो ये थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर आ गया। और फिर अंदर से क्या चेंज आ रहा है, अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन जो है वो डिफरेंट हो रही है, तो ये इंटरनल के अंदर भी आ जाएगा। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये दोनों के अंदर आ रही है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से भी हो रही है और ये इंटरनल स्टिमुलस की वजह से भी हो रही है। तो इट्स अ मिक्स टाइप ऑफ मूवमेंट। देन वी हैव द नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट मैंने आपको बताया कि ये है तो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, लेकिन इसके अंदर किसी डायरेक्शन से स्टिमुलस नहीं आता और ना ही मूवमेंट किसी डायरेक्शन की तरफ या उससे अवे होती है। तो ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये मोस्टली किस में देखी जाती है, लीव्स एंड पेटल्स में। ट्रॉपिक मूवमेंट किस में देखी जा रही थी, रेडियली सिमेट्रिकल में, रूट एंड स्टेम के अंदर। जब इसके अंदर भी 5 टाइप्स हैं। फोटोनास्टिक किसकी वजह से होगी, लाइट की वजह से। तो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है कि फ्लावर ऑफ ऑक्सैलिस अगर खुल रहे हैं दिन में और रात में बंद हो रहे हैं, या इसके फ्लावर्स दिन में बंद है रात में खुल रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रहा है।
अब लाइट तो आ रही है, तो इसके अंदर देखिए किसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं हो रही, खुलना बंद होना कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती, तो ये है तो फोटो, लेकिन फोटोट्रॉपिक नहीं है बल्कि ये फोटोनास्टिक है। थर्मोनास्टिक की एग्जाम्पल में इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, सीज़मोनास्टिक की एग्जाम्पल में माइमोसा पुडिका है। निक्टेनास्टिक इंपॉर्टेंट है, नाइट या स्लीप मूवमेंट होती है, जो प्लांट्स जो हैं उनके लीव्स फ्लैसेड हो जाते हैं इरेक्ट पोजीशन से। तो ये टर्गर चेंज आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि दिन के वक्त लाइट थी, रात के वक्त नहीं है। तो बेसिकली स्टिमुलस क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट, और उसकी वजह से अंदर टर्गर प्रेशर चेंज हो रहा है। देन हेप्टोनास्टिक जो है ये टच की वजह से हो रही है। थिग्मोट्रॉपिज्म भी टच की वजह से हो रही थी, हेप्टो भी टच की वजह से हो रही थी, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि किसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं हो रही थी। वहाँ पर क्या हो रहा था, अगर ये वो है कोई लकड़ी है तो इसके ऊपर जब ये मूव करती है तो एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होती है, इसी के अराउंड मूवमेंट हो रही है। हेप्टोनास्टिक के अंदर ऐसा नहीं होता, खुलना बंद होना होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपने देखे, उस पर अगर जाके इंसेक्ट टच करता है तो वो बंद हो जाते हैं, फिर वो खुल जाते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं, फिर वो खुल जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रही है किसी डायरेक्शन के अंदर नहीं हो रही। तो यही डिफरेंस यहाँ पर भी दिया हुआ है कि थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर क्या होता है कि प्लांट का पार्ट जाके किसी चीज़ को टच करता है। हेप्टोनास्टिक के अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ आके प्लांट के पार्ट को टच करती है। ऐसा जितना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ये बात आपने याद रखनी है कि ये दोनों जो है उसके अंदर जो स्टिमुलस आ रहा है वो इंटरनली है, सॉरी उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो डायरेक्शनल है, और इसके अंदर हेप्टोनास्टिक के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो नॉन डायरेक्शन मूवमेंट है ना। ये बॉटनी का लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ ग्रोथ सबसे प्लांट मूवमेंट के अंदर। तो कुछ हार्मोन है जो आप चैप्टर 3 के अंदर पढ़ते हैं, उन्हीं हार्मोन्स के नाम है। वहाँ पर उनका जो रोल दिया हुआ है वो डिफरेंट है, यहाँ पे मूवमेंट के अकॉर्डिंग रोल दिया हुआ है। तो 4 हार्मोन्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो कौन सा हार्मोन नहीं है वो आपने याद रखना है। इथीन जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो उसका कोई रोल जो है वो मूवमेंट के अंदर नहीं है। इथीन का मेन रोल जो होता है वो उसके अंदर होता है फ्रूट राइपनिंग के अंदर। तो ग्रोथ के अंदर यहाँ पे 4 हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, गिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड है। कुछ इनके स्पेसिफिक रोल हैं वो आपने याद रखने। पहले तो आप ये देखें कि फोटोट्रॉपिक कर्वेचर जो है, यानी लाइट की वजह से जो बेंडिंग आती है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन की वजह से। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस साइड के ऊपर लाइट थी उस साइड के ऊपर 27% ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, जिस साइड के ऊपर लाइट नहीं थी वहाँ पे 57% हुआ। इससे क्या पता लगता है आपको? तो ये आपके पास एक स्टेम है, ये सीधा जा रहा है। अगर मैं इस तरफ से लाइट देना शुरू करूँ, ठीक है, तो इन्होंने कहा जिस तरफ लाइट दी, जो इल्यूमिनेटेड साइड था वहाँ पे कितना 27% प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन, और जिस तरफ नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है 57%। तो होगा क्या, जिस तरफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उस तरफ ज़्यादा ग्रोथ होगी, इस तरफ कम होगी। अब ज़्यादा ग्रोथ होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होने लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये बेंड होने लगेगा, किस तरफ? इनटू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हो क्या रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिसकी वजह से इंटरनली भी चेंज आ रहा है। अच्छा भाई, देन ऑक्सीजन और क्या करवाता है? जियोट्रॉपिक रिस्पांस करवाता है। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करवाता है किसमें? रूट्स के अंदर, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म स्टेम के अंदर। क्या होगा, रूट्स की तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो रूट ज़्यादा ग्रो करेंगी, स्टेम की तरफ कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो स्टेम जो है वो कम ग्रो करेगा, तो वो अपर साइड पे जाएगा, और जो रूट है वो नीचे की तरफ जाएंगी। अगर आपने वो पढ़ी है, जर्मिनेशन पढ़ी है, तो आपको समझ आएगा कि अगर रूट बहुत तेज़ी से नीचे जाती है तो स्टेम ऊपर चला जाता है। देन रेशो बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ रेगुलेटर। इनहिबिटर आपको पता है एब्सिसिक एसिड है, रेगुलेटर ये आपके बाकी 3 है। इसमें गिबरेलिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये नास्टिक मूवमेंट भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एपिनास्टी जो है हमारी वो ऑक्सिन करवाता है, और गिबरेलिन जो है वो हाइपोनास्टिक करवाता है। तो ये स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। एपिनास्टी ये भी याद रखना है कि जब अपर सरफेस या अपर ऑर्गन जो है उसकी फास्ट ग्रोथ होती है तो वो एपिनास्टी होता है, और ये भी आपको बताना चाहिए कि ऑक्सिन की वजह से, और हाइपोनास्टी जो है गिबरेलिन की वजह से। दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉटनी। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ज़ूलॉजी की। 2 वीडियो शायद और बनेंगी इसके रिव्यू से रिलेटेड।